नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इसके 2 सीज़न अपलोड हो चुके हैं, तीसरा सीज़न है। तीसरे सीज़न में भी 6-7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। परंतु इससे पहले आपको पहले के पार्ट्स ज़रूर पढ़ने होंगे। तो वो पार्ट पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उन पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ईशान की गाड़ी को हाईजैक किया हुआ था। उन्होंने तुरंत दौड़कर एक हवाई फायर किया और कहा कि इनको अभी के अभी यहीं छोड़ दो वरना गोली चला दी जाएगी। तभी एक गुंडे ने ईशान के सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त वापस नहीं गए तो मैं इसी वक्त इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वो सारी की सारी इनकी खोपड़ी में खाली कर दूंगा। ईशान पुलिस को फ़ोन कर चुका था, परंतु पुलिस को आने में समय लगता, इसलिए दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने हमला करने से पहले आशा को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि ईशान की गाड़ी हाईजैक हो चुकी है। आशा ने कहा, तुम तुरंत उन लोगों को उलझाओ, तब तक मैं कुछ और लोगों को तुम्हारे पास भेजती हूँ। आशा ने तुरंत 5-6 सिक्योरिटी गार्ड और भेज दिए। इधर जब तक सिक्योरिटी गार्ड पहुंचते तब तक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना तो गुंडे चलते हुए ईशान को वहीं छोड़कर भाग गए, क्योंकि तब तक उनका एक साथी ब्लैक शीशे वाली गाड़ी लेकर आ गया था। पुलिस के हाथ एक भी नहीं आ पाए, क्योंकि वह 4 गुंडे थे और इधर 2 ही सिक्योरिटी गार्ड थे। दोनों सिक्योरिटी गार्ड के पैरों में गोली मारकर वो लोग वहां से भाग गए थे। ईशान के सिर में भी चोट लगने के कारण ईशान भी अर्ध बेहोशी की हालत में था। वह बराबर आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। तभी ईशान ने पुलिस को बताया कि उन लोगों के पास मेरा फ़ोन है और मैंने अपना जीपीएस ऑन कर रखा है, इसलिए आप लोग उन्हें पकड़ सकते हैं मेरे फ़ोन को ट्रैक करके। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ईशान को सही सलामत ऑफिस पहुंचा दिया और पुलिस ने ईशान का मोबाइल ट्रैक करके गुंडों का पीछा करने की कोशिश की। एक ही गाड़ी में कुछ दूर चलने के बाद वो सभी गुंडे अलग अलग दिशा में चले गए, इसलिए पुलिस सभी को तो नहीं पकड़ पाई, मगर जिसके पास ईशान का मोबाइल था पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब आशा को पता चला कि एक बदमाश पकड़ा जा चुका है तो आशा ने राहत की सांस ली कि अब तो राज पता चल ही जाएगा। ईशान अपनी सीट पर बैठा था। आशा ने ईशान को अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि आपकी यहाँ की किसी से पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है? फिलहाल तो आप ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, जो मुझे इस तरह तड़पा रही है। मेरे सामने होकर भी मुझसे दूर हैं, इससे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है भला? ईशान मन ही मन बड़बड़ाया। क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं जयपुर में पहली बार आया हूँ, तो मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अब कोई जानबूझकर ही मेरा दुश्मन बन रहा हो तो मुझे पता नहीं, बाकी मेरी नज़र में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने ईशान से कुछ पूछताछ करने के लिए आशा से परमिशन ली और ईशान को एक अलग रूम में ले जाकर उससे कुछ पूछताछ की गई, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सके। क्या आपने उनमें से किसी को देख पाए? कुछ ऐसा आपको याद है, कुछ विशेष जिससे उनकी कुछ अलग पहचान हो सके? इंस्पेक्टर ने पूछा। उन सब लोगों ने मास्क पहना हुआ था, सभी नकाबधारी थे, इसलिए मैं किसी का भी चेहरा नहीं देख पाया। और जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला तो उनके पास किसी का फ़ोन आया था। सामने वाला उनसे इस घटना की जानकारी मांग रहा था। क्या आपने फ़ोन करने वाले की आवाज़ सुनी थी? नहीं, मैं आवाज़ तो स्पष्ट नहीं सुन पा रहा था, परंतु हाँ, इतना ज़रूर था कि फ़ोन करने वाला कोई जेंट्स था। तभी एक सिपाही की नज़र ईशान के शर्ट की पॉकेट पर गई, तो उसने ईशान से कहा, ईशान, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा फ़ोन गुंडे के पास है, फिर तुम्हारा फ़ोन तो ये रहा। ईशान ने इधर उधर देखा, कहाँ है मेरा फ़ोन? इंस्पेक्टर ने उनकी पॉकेट की तरफ इशारा करके कहा। ईशान ने तुरंत अपनी शर्ट की पॉकेट की तरफ देखा और फ़ोन निकालते हुए कहा, अरे, यह फ़ोन मेरा तो नहीं है, ये किसका फ़ोन है? मुझे नहीं पता। फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। शायद हाथापाई के चलते
उन गुंडों में से किसी गुंडे का फ़ोन ईशान की जेब में डल गया था। वह सब लोग फ़ोन देख ही रहे थे कि तभी वापस उस फ़ोन पर घंटी बजी। फ़ोन में बॉस लिखा हुआ शो हो रहा था। एक कांस्टेबल ने फ़ोन उठाया। हेलो। तभी किसी की कड़क सी आवाज़ आई। एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो सकता। तुम में से कौन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और कहीं वह मुंह तो नहीं खोल देगा? कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। कुछ देर रुककर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो फिर चिल्लाकर बोला, सांप सूंघ गया क्या तुझे, जो तेरे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही? किस बात के पैसे लेते हो तुम? कोई काम ठीक से बिल्कुल होता ही नहीं है तुमसे। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अभी आपसे मिलने आ सकता हूँ, बताइए मुझे कहाँ आना होगा। सामने वाले ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, उसे पक्का समझ में आ गया कि फ़ोन हमारे पास है। चलो कोई बात नहीं, अभी जिस नंबर से फ़ोन आया उसे ट्रेस करो और बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो उससे मिलती है वो सब इकट्ठा करो। उधर पुलिस ने उस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास ईशान का फ़ोन था। काफ़ी पूछताछ के बाद भी उस गुंडे ने कुछ भी नहीं बताया कि किसके कहने पर यह सब हुआ। पुलिस ने जब फ़ोन में छानबीन की तो जो लास्ट नंबर से कॉल आया था उसी नंबर की तहकीकात की गई तो पता चला कि वह नंबर चेतन का था। पुलिस छानबीन में पता चला कि चेतन वही लड़का था जो आशा की कंपनी में पहले काम करता था और बाद में उसे किसी वजह से कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसका जिक्र ईशान का इंटरव्यू लेते वक्त रितु ने भी किया था। अब आशा सोचती है कि चेतन की मुझसे दुश्मनी हो सकती है क्योंकि उसे नौकरी से हमने हटाया था, परंतु उसकी ईशान से क्या दुश्मनी हो सकती है। तभी आशा के दिमाग की घंटी बजी कि रितु ने चेतन का नाम लिया था, इसका मतलब कहीं रितु चेतन से कनेक्ट तो नहीं है। आशा कुछ सोचती रही, फिर उसके बाद उसे फिर से याद आया कि यहाँ से कंपनी छोड़ने के बाद चेतन ने दिल्ली की एक कंपनी ज्वाइन की थी और जहाँ तक उसे पता था रितु का कोई रिश्तेदार दिल्ली में नहीं था। और जब कैलिफोर्निया से हम वापस आ रहे थे तब रितु दिल्ली में 2 दिन तक रुकी थी, यह कहकर कि मुझे अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है। कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई और आशा समझ गई कि यह सब क्या हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह थी कि चेतन और रितु ने अगर यह मिलकर किया है तो इसके पीछे रीज़न क्या था। एक बार तो आशा ने सोचा कि मुझे जाकर रितु से बात करनी चाहिए, परंतु बिना किसी ठोस सबूत के आशा रितु से इस तरीके से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मामले में चुप रहना ही बेहतर समझा और पूरी तरीके से इसे पुलिस को हैंडओवर कर दिया कि उन्हें अगर किसी पर भी शक हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उसमें ऑफिस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में फ़ोन में अंतिम कॉल जो कि चेतन की थी, तो पुलिस ने भी चेतन को भी पकड़ लिया और चेतन को रिमांड पर लिया गया। जब चेतन को रिमांड पर लिया गया तो उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो चेतन ने कहा कि आशा की कंपनी ने मुझे बिना किसी खास वजह के निकाल दिया था और इसलिए मैं आशा से बदला लेना चाहता था, परंतु तुमने आशा की जगह ईशान को टारगेट किया, इसकी क्या वजह थी? हम सब लोग जानते हैं कि ईशान आशा मैडम का एक्स हस्बैंड है और मैंने पता लगाया था कि आशा मैडम का भले ही उनके पति से डिवोर्स हो गया हो, परंतु फिर भी वह अपने पति को बहुत चाहती हैं, इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। अगर उनको तोड़ना है तो ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि उनको ठेस पहुँचे। और बाकी तो किसी से उनका कोई खास लगाव नहीं था, ना ही परिवार वालों से और ना ही किसी और से। केवल एक ही इंसान था जिसको तकलीफ़ देने से आशा मैडम को तकलीफ़ हो सकती थी, इसलिए मैंने ईशान को किडनैप करने का प्लान बनाया था। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है? तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं, मेरे साथ कोई भी शामिल नहीं है, यह सब मेरा ही किया हुआ है। आशा ने पुलिस से बातचीत की और पुलिस ने सभी बातें आशा को बताई तो आशा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब,
मुझे तो यह वजह जम नहीं रही है, क्योंकि नौकरी कंटिन्यू करना या नहीं करना हर किसी कंपनी में चलता रहता है। किसी एम्प्लॉय को कंपनी के रूल रेगुलेशंस पसंद नहीं आते, इसलिए वह खुद कंपनी छोड़कर चला जाता है। और कई बार कंपनी के ओनर को या फिर कंपनी के मैनेजमेंट को एम्प्लॉय का बिहेवियर या फिर उसका काम पसंद नहीं आता, तो वह उसे कंपनी से टर्मिनेट कर देते हैं। केवल इस वजह से कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा, यह मुझे हजम नहीं हो रही। बात कुछ ना कुछ और है। और दूसरी बात, एक एम्प्लॉय कंपनी के मालिक के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आप सोच कर देखिए, आपको लगता है कि यह जर्नल रीजन होगा? इंस्पेक्टर: जी आशा जी, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी बात पर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मकसद कुछ और हो सकता है, हमें उसकी तह तक पहुंचना होगा। ईशान पर जानलेवा हमला और किडनैपिंग की कोशिश के केस में चेतन और एक अन्य लड़का जो कि पकड़ा गया था, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी जो 3 लड़के और थे उनके बारे में पुलिस पता लगाने लगी। चेतन और उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि उनके साथ वाले लड़के कहाँ हैं, कैसे हैं, हमें उनके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता है। अब चेतन को लग रहा था कि कैसे भी करके रितु उसे बचा लेगी, परंतु पुलिस कस्टडी में चेतन को 10 दिन हो गए थे। ना तो रितु उससे मिलने आई और ना ही किसी भी तरीके से रितु ने उससे कोई भी संपर्क किया। अब चेतन को डाउट होने लगा कि यह सब हो क्या रहा है, तो उसने खुद रितु से बात करने के बारे में सोचा, परंतु बार बार फ़ोन मिलाने पर भी रितु ने फ़ोन नहीं उठाया। तो चेतन ने किसी को रितु के पास भेजा और उसे मिलने के लिए बुलाया, परंतु रितु ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि अगर वह अब कुछ भी करती है तो शक उस पर हो जाएगा, और चेतन से कहना कि कुछ समय के लिए वो खुद शांत रहे। कुछ समय बाद जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद उससे आकर के मिल लूँगी, और उससे पहले मुझसे संपर्क ना करे। जब चेतन ने रितु का ये जवाब सुना तो उसका माथा ठनक गया कि यह हो क्या रहा है। रितु ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और आज वही रितु मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं है। अब चेतन ने रितु के लिए संदेश भेजा कि रितु, तुम जानती नहीं हो, अगर तुमने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को साफ साफ बता दूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे कहने पर किया है। जब रितु ने यह बात सुनी तो रितु के तेवर बदल गए और उसने कहा कि जाकर बोल दो कि रितु इस प्रकार की धमकियों से डरने वाली नहीं है, इसलिए उसे जो करना है करे। रितु ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे रितु पर किसी भी प्रकार का कोई भी शक हो और रितु की रेपुटेशन पर आ जाए। साथ ही उसने यह भी कहा कि आखिर चेतन की बात पर विश्वास कौन करेगा। चेतन को बोल देना कि रितु पर आशा का हाथ है और आशा किसी भी कंडीशन में शक नहीं कर सकती, इसलिए अपना ध्यान रखे, मेरी फिक्र ना करे। चेतन को रितु की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई लड़की कैसे इतनी जल्दी पलट सकती है। हम दोनों ने मिलकर ही काम किया था, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि कम से कम वह मुझे यहाँ से बाहर तो निकाले, जबकि उसके पास इतनी पावर है। उसके बाद रितु आशा के कमरे में आती है और आकर आशा से कहती है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय पर हमला हुआ है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। आखिर किसी ने ईशान पर हमला क्यों किया होगा? लगता है ईशान का कोई पर्सनल मामला रहा होगा। हमें ऐसे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में जॉब नहीं देनी चाहिए आशा। अगर मैं सही कह रही हूँ तो देखो, जब से ईशान के ऊपर हमले की न्यूज़ आई है, एक ही दिन में हमारी कंपनी के शेयर में कितनी गिरावट आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी बहुत डाउन हो जाए। हमें अपनी कंपनी बचानी है तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से बाहर करना ही होगा, क्योंकि उस चेतन की वजह से पहले भी एक बार हमारी कंपनी डाउन हो चुकी है। अब दोबारा से इस चेतन की वजह से ही हमारी कंपनी की रिपोर्ट्स डाउन हो रही हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तभी आशा ने जवाब दिया, रितु, यह तो मैं नहीं जानती कि चेतन ने ऐसा क्यों किया, यह पुलिस अपने आप पूछताछ कर लेगी, परंतु इससे यह ज़रूर पता चल गया कि चेतन ने अकेले ये सब नहीं किया। कोई तो है हमारी कंपनी में से ऐसा बंदा
जिसने हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन चेतन तक पहुंचाई है। ये भी कि ईशान वापस आ गया है। रितु कोई तो है आस्तीन का सांप हमारी कंपनी में, जो हमारे पीठ के पीछे हमारा डाटा रिवील कर रहा है। रितु, मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी कंपनी में एक विशेष टीम का गठन करना चाहिए जो यह पता लगाए कि इस तरीके के डाटा लीक कैसे हो रहे हैं। और रितु, मैं चाहती हूँ कि इस टीम की इंचार्ज तुम बनो और तुम अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो यह पता लगाने में कि यहाँ से डाटा लीक किसने की, क्योंकि कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय पर तुमसे ज़्यादा विश्वास मैं नहीं कर सकती। इसलिए यह काम मैं तुम्हें ही सौंप रही हूँ और मुझे यकीन भी है कि तुम इस काम को बखूबी निभाओगी। इतना सुनकर रितु का चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही ईमानदारी के साथ करनी थी। चेतन रितु को बार बार मिलने का मैसेज कर रहा था, परंतु रितु की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब चेतन का दिमाग खराब हो रहा था कि रितु ने बड़ा ही गंदा खेल खेला है उसके साथ, उसे फंसा कर खुद आराम से बैठ गई। इसलिए उसने रितु के नाम एक अंतिम संदेश भेजा कि वो उसे आकर तुरंत मिले, नहीं तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। रितु सोचने लगी कि इस चेतन के बच्चे ने अगर कुछ भी गड़बड़ की तो मेरी अब तक की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अगर मैं इस छोटे से केस में फंस गई तो मेरा बड़ा टारगेट है वह मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे कैसे भी करके चेतन का मुंह बंद रखना होगा। और यह सोचकर रितु चेतन से मिलने चली जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार, तुमने तो मुझे फंसा कर आप बिल्कुल साइड में हो गई हो। चेतन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए दूरी बनाकर रख रही हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो और जो हम करना चाहते हैं फाइनली उसको अंजाम दे सके। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी तो जो हम करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे। उस काम को अंजाम देने के लिए किसी एक का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तुम चिंता ना करो, एक बार हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएं उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट में बाहर करवा दूंगी। बस तुम मुझे कॉल मत करना, थोड़ा और सब्र रखो। मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आशा ने, जिसको रितु पर नज़र रखने के लिए कह रखा था, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन आशा तक पहुंचा दी कि आज रितु चेतन से मिलने गई थी और बाकायदा चेतन से मिलते हुए कि उसने कुछ फोटोज भी उनके पास भेज दिए थे। अब तो आशा का शक यकीन में बदल चुका था कि पक्का रितु और चेतन ने मिलकर यह सब किया है। परंतु क्यों? रितु ऐसा क्या करना चाह रही है? आशा ने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस इंस्पेक्टर तक पहुंचा दी। जब रितु चेतन से मिल रही थी तो वहाँ एक कांस्टेबल की ड्यूटी थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछताछ की, क्या तुमने रितु और चेतन की बातों को सुना? तो कांस्टेबल ने कहा, साहब मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, परंतु हाँ, जब मैं उधर अपनी कैप लेने आया तो उन मैडम को यह कहते सुना था कि तुम चिंता ना करो, एक बार हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएं उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट में बाहर करवा दूंगी। बस तुम मुझे कॉल मत करना, थोड़ा और सब्र रखो। मैं कुछ ऐसा प्लान करती हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी और उसने चेतन की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब जब रितु के बारे में पता चल चुका है तो अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।